आप लोग अपनी फेयर नोटबुक्स निकाल लेंगे। हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बड़ा बिंदास चैप्टर है, मस्त वाला। अगर आप लोगों का बेस अच्छा है, इस चैप्टर को बेस पसंद है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसका नाम सिंगल एंट्री सिस्टम भी है। और इसके लिए आपकी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये तो कम से कम ठीक होने चाहिए। कम से कम ये ठीक होने चाहिए। कैश बुक भी होनी चाहिए, लेकिन जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स ये मजबूत होना चाहिए। और कम से कम स्टूडेंट मेरे से तो पढ़ा हुआ हो, तो चैप्टर मजेदार हो जाएगा और भी ज्यादा। ठीक है जी, चलिए। फेयर नोटबुक, मीनिंग most of times small scale businesses of sole proprietorship and partnership firms do not maintain proper accounts on the basis of double entry system. Double entry system. कोमा ही लगा लीजिए। बट एट द एंड ऑफ ईयर they want to know results या performance of business in form of profit or loss and assets liabilities. But it is not possible when they have incomplete records of most of transactions. The way in which such records is maintained in incomplete forms is called accounts from incomplete records or
सिंगल एंट्री सिस्टम। लिखा सभी ने? सुनिए, इधर ध्यान देंगे एक बार। वही क्या था कि आप दो दोस्त थे, 11th क्लास में इकट्ठे कॉमर्स ली थी और दोनों ने इकट्ठे एडमिशन लिया। एक दूसरे ने कॉमर्स ली भी इसलिए थी कि वो ले रहे हैं, चल दिए, ठीक है जी। करण खुश हो गया कि चलो साइंस की बात तो नहीं हो रही हमसे, आएगी बात साइंस की भी आएगी। जेलस फील हो रही है? स्क्रैप। तो क्या है कि जो दो दोस्तों ने कॉमर्स ली, +1 में कॉमर्स पढ़ी, +2 में कॉमर्स पढ़ी, और +2 के बाद जो है आपके दोस्त ने कॉमर्स छोड़ दी, उसको समझ नहीं आई। आपने कहा कि नहीं, मैं तो किसी अच्छे टीचर के पास जाकर ज्वाइन करता हूँ, कॉमर्स को दोबारा से पढ़ता हूँ +1 2 को, और मैं सीए करूंगा। तुमने पारस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, ठीक है। उसने सोचा दुनिया में अच्छे टीचर्स हैं ही नहीं, तो उसने छोड़ ही दिया कि छोड़ो यार, इस दुनिया से टीचिंग ही खत्म हो गई, ठीक है ना। जब समझ ही नहीं आ रही, तो इंटेलिजेंट था, आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट था, आर्ट्स ले गया जी वो, ठीक है। आर्ट्स ज्वाइन कर ली उसने। उसने कहा कि अब मैं आईएएस ट्राई करता हूँ। आपने कहा नहीं, मैं तो सीए ज्वाइन कर लूँ। आपने सीए ज्वाइन कर ली, ठीक है। उसने आईएएस के एग्जाम दिए, ये किया वो किया, नहीं हुआ। कुल मिलाकर कोई छोटा मोटा काम धंधा ज्वाइन कर लिया उसने। आप सीए बन गए, आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर आ गए बॉस, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर से वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है, आप अपनी सीए की प्रैक्टिस कर रहे हो। आपके पास उसका फोन आता है, भाई यार कहाँ है आजकल? तो आपने कहा यार अपनी तो सीए हो गई। बोले अच्छा यार कमाल है। बोले कमाल कुछ नहीं है, दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, ढूंढो तो राम भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसने कहा यार मुझे नहीं मिले, चलो कोई बात नहीं, आईएएस भी नहीं हुई मेरी तो, और मैंने तो कोई छोटा मोटा काम धंधा चला रखा है। तो बोला और सुना, तो काम धंधा चल कैसा रहा है? बोला भाई यही नहीं पता कि काम धंधा चल कैसे रहा है। बोला ऐसे कैसे? बोला पता नहीं यार, वो +1 2 कॉमर्स ली तो थी, लेकिन वो समझ ही नहीं आई, वो जर्नल, लेजर, प्रीपेड की एंट्री, कैश बुक, चेक डिसऑनर हो गया, पता नहीं क्या क्या था वो। मैंने कर तो ली, मैंने सोचा +2 कॉमर्स तो आप हैं ही, बिजनेस बढ़िया चला लेंगे, खाते वाते संभाल ही लेंगे। खाते वाते समझ ही नहीं आ रहे, पैसा आता है तो लिख देता हूं, जाता है तो लिख देता हूं, अब लास्ट में कितना बच गया, डेली कितना बच गया, गले में कितना है पता ही नहीं होता, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, कितने पैसे लेने बाकी है, देने बाकी है, कुछ पता नहीं है। बोला यार आपने पढ़े हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस? बोले कहाँ पढ़े हैं यार, तूने भी कहाँ पढ़े थे?
तू भी तो तलाश में ही निकला था ना, ठीक है। मैंने सोचा मैं क्यों एनर्जी वेस्ट करूं, इसी को कर लेने दे। अब तू सीए बन गया तो अब तेरे को बात आ रही है। बोले नहीं आती भाई, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं आती, फाइनल अकाउंट्स भी नहीं आते। तो बोले यार बिजनेस कर रहा है तुम, फिर तेरे को परफॉर्मेंस कैसे पता चलती? बोले नहीं चलती, इसीलिए अभी तक सुखी हूं। ठीक है ना, मतलब दो ही कारण है दुनिया में सुखी होने के, या तो बंदे की शादी ना हो, ठीक है। एक ही है कि आप काम धंधा करते रहो, बिजनेस का पता ना चले प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, काम करते रहो बस। जिस दिन लोग कुर्ते पड़ना हुए उस दिन भाग लो बस, ठीक है। तो क्या है भाई, सीधी सी बात है। उसने कहा यार मुझे नहीं पता चल रहा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कि एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, लेने कितने बाकी है, देने कितने बाकी है। तो तुम इमोशनल हो गए कि यार मेरे होते ऐसा, मेरा दोस्त ऐसा भुगत रहा है, ये कदापि नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, बचपन की बातें थी, हो गई सारी, लेकिन आज मैं अपने भाई को बचाने आ रहा हूं। आप भी अपनी, मतलब आपने अपनी गाड़ी निकाली, उसके मारी किक और तिगड़िक 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 करके और वहां पर लैंड किया बिल्कुल उसके घर में। अब उससे क्या हुआ, आपका पूरा एरोप्लेन पानी से भर गया, क्योंकि समुद्र के रास्ते से आए थे, ठीक है। किसी तरह से आप तैर तार के ऊपर आए, भाई ने हाथ खींच के निकाला आपको, और आप बैठे, कपड़े सुखाए, फिर वो अपने खाते लेके आया। खातों में कुछ नहीं है, माल खरीदा इससे, बेचा इससे, नाम लिख रखा है, उसने पैसे दिए, उसने नहीं दिए, किसी के आगे लिख रखा पता नहीं दिए कि नहीं दिए, ठीक है। इस तरह से करके वो पर्चियां इकट्ठी कर लाया, ये छोटे छोटे बिल इकट्ठे कर लाया, पेपर इकट्ठे कर लाया। कोई एक बही थी लंबी चौड़ी लाल कलर की, उसके अंदर लिख कुछ नहीं रखा कि भाई मैं लाया तो था कि मैं ये लगाऊंगा, उसमें भी लिखने की हिम्मत नहीं हुई। किताबें वताबें दुनिया भर की इकट्ठी कर ली कबाड़ी टाइप में, लेकिन कुछ हिसाब किताब नहीं था कुछ भी, किसी भी तरीके का। तो आपने कहा ये क्या है? बोले मेरी परफॉर्मेंस। उसने कहा मेरी परफॉर्मेंस है, ये मेरी बिजनेस की परफॉर्मेंस है, जिसका मुझे पता नहीं है कि क्या है ये। तो आपने देखा आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, कहीं कैश की एंट्री, कहीं बैंक की एंट्री, कहीं है कहीं नहीं है, पैसा लिया दिया, माल खरीदा बेचा, बस कुछ नहीं, बस चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है। मतलब उसके खाते देखने पर आपको एक बात का भरोसा हुआ कि इस दुनिया में भगवान तो है, क्योंकि कोई चीज तो ऐसी होती है जिसके सारे ऐसी चीजें चलती है, ठीक है। तो आपको उस दिन एक तरह से ये तो प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, मोक्ष भी प्राप्त हो गया आपको, लेकिन भाई साहब उसका प्रॉफिट लॉस प्राप्त नहीं हुआ आपको, कि भाई का बिजनेस कैसा चल रहा है, भाई का धंधा कैसे चल रहा है, ये पता नहीं चला। तो क्या हुआ, समझ में आ गई बात? तो आपने कहा भाई देख ऐसा है, ये सारा जो हिसाब किताब तूने संभाल रखा है, इसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारे मेरे गाड़ी में रखवा दे डिग्गी में, और मैं घर ले जाता हूं इनको, और इन सबको सिस्टमेटिक बनाता हूं, और फिर देखता हूं क्या है क्या नहीं, ठीक है। ये जो पैटर्न है ना, ये जो अनएजुकेटेड लोग जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, और उससे फिर आपको कहते हैं प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए कहा जाए, क्योंकि उसको तो क्या पता सिंगल एंट्री क्या होती है, डबल एंट्री क्या होती है, क्योंकि इतना पता होता तो काम कर ही लेता। तो क्या है, ये जो पैटर्न है ना, जिसके अंदर ये खाते बुरी तरह से बिखरे होते हैं, उन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकालना, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। लेकिन इस पैटर्न पे से जो अकाउंट इसने बना रखे हैं ना इनकम्प्लीट सिस्टम से, उसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बात समझ आई? अब वो किस तरह से प्रॉफिट या लॉस निकालोगे, वो डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन कितनी है उसके पास। जैसे उसने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, जैसे उसने कहा भाई पिछले साल मैंने शुरू किया था 10 लाख रुपए से बिजनेस, और अब है मेरे पास 15 लाख। तो बोला इसके अलावा और इंफॉर्मेशन? बोले बस यही है। तो आपने कहा ठीक है, 5 लाख तूने कमा लिए, बात खत्म। ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 15 लाख, तो 5 लाख रुपए कहां से आए? कमाई के आगे, बस खत्म होगी बात। एक तो यह तरीका है। एक वो कहते हैं नहीं मैं तेरे को बताता हूं, मेरे पास स्टॉक इतना था, मैंने लोगों से उधारी इतनी लेनी थी, मेरे पास ये था, मैंने इतना माल खरीदा, इतना बेचा, ये हुआ, चेक डिसोनर, फलान ढिमका पुंजड़, सारी चीजें आ गई उसके अंदर, ठीक है। पूरी डिटेल आपने, और वो बोलता है और आप लिखते गए हाँ और बोल और बोल और बोल और बोल और बोल, यूं करके पूरी डायरी भर लिया आपने। बोले अच्छा इतना सारा काम हुआ? बोले हाँ ये हुआ, ठीक है। और फिर आपने कहा अब मैं चलता हूं और मैं आराम से बैठकर तेरे खाते बना दूंगा, और आपने जाकर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना के उसको दी, ठीक है। फिर जब बैलेंस शीट उसने देखी, उसने कहा अरे ये तो आप पढ़ते थे ना फाइनल अकाउंट्स में, मैडम पढ़ाती थी, वो याद है तेरे? वो हाँ, बोला हाँ वो पढ़ाती थी, याद नहीं है, वो याद है, ठीक।
तो आपने बैलेंस शीट उसको दी और देखा भी ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, नेट प्रॉफिट है। बोला यार कमाल है, ये क्या सब कैसे हुआ? बोला भाई होते हैं दुनिया में अच्छे टीचर, ठीक है। तो क्या है, ये एक तरीका ये था कि आपके पास डिटेल कुछ ज्यादा अवेलेबल हो गई, उस पूरी डिटेल्स के साथ आपने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट उसको बनाकर दी। लेकिन ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो मिसिंग थी। जैसे क्लोजिंग कैश मिसिंग था, तो आपको तो कैश अकाउंट बनाना आता है। क्लोजिंग बैंक मिसिंग था, बैंक अकाउंट बनाना आता है। परचेज क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग था, तो आपको तो स्टॉक की एंट्री भी आती है ना। तो इस तरह से करके सारा का सारा डाटा आपने डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसका प्रॉफिट या लॉस निकाल कर दिया। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो ये कुछ इस बारे में ही है। आपको सीए फाउंडेशन में ट्रायल बैलेंस मिलती थी बड़ी सिस्टमेटिक वे में, आइटम्स अंदर दी होती थी, बाहर एडजस्टमेंट दी होती थी। आपको पता होता था कि अंदर वाली आइटम एडजस्टेड है, बाहर वाली नॉन एडजस्टेड है, वो एडजस्टमेंट है, ऐसे वैसे करके। +1 में भी फाइनल अकाउंट्स में ऐसा कुछ मिलता था, लेकिन अब आगे इसमें ऐसा नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं छोटा सा, एक बार ये देखेंगे जरा, ये देखना। जो आपका दोस्त था उसका नाम था ए आदम जी, ठीक है जी। कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। सैंपल दिखा रहा हूं, फिर मैं थ्योरिकल ये आपके नोट्स वगैरह, आज मैं चैप्टर को एक्सप्लोर ही करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको शायद यही क्वेश्चन आपको करवा दूं। ए आदम जी कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। द एनालिसिस ऑफ कैश बुक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 14 इज गिवन बिलो। ये कहता है कैश बुक का एनालिसिस आपको बता रहा है। भाई कैश बुक उसने अच्छे से की होगी, तो कैश बुक का एनालिसिस करके तो वो आपको बता रहा है, वो कह रहा है बैंक बैलेंस 1 जनवरी को इतना था, डेटर से मिला इतना, कैश सेल्स हुई इतनी, कैपिटल ब्रोट ड्यूरिंग द ईयर मतलब एडिशनल कैपिटल इतनी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उसने कहीं ब्याज पर पैसे दे रखे हैं, वहां से आपको ब्याज मिला। तो डेबिट साइड के अंदर तो ये सारी बातें थी जी। क्रेडिट साइड में क्या था? क्रेडिटर को पेमेंट की, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्सेस, ड्रॉइंग्स, कैश परचेज और बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस। लो भाई ने कैश और बैंक दोनों एक ही बना दिया, एक ही लाइन के अंदर बना दिया। कुछ एनपीओ के अंदर ऐसी चीजें सुनने को मिली थी आपको कि वो एनपीओ के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर ये ओपनिंग कैश और बैंक इकट्ठा ही लिख देता था। चलो कोई बात नहीं। उसने कहा भाई देख, एक तो मेरे हाथ पल्ले ये है, आपके दोस्त ने बताया कि एक तो मेरे पास ये है, और देख मेरे पास क्या है। और कहता है पर्टिकुलर्स ऑफ अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। कहता है, वो कहता है डेटर्स मेरे पास साल के शुरू में इतने थे, एंड में इतने हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स साल के शुरू में इतने थे, एंड में इतने। मशीनरी शुरू में इतनी थी, एंड में इतनी है। वैसे उसने कहा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर्स, लेकिन आपको तो अच्छा टीचर मिला तो आप क्या बोलोगे? सुंदरी। हाँ, जो है वही चीज बोलनी है, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, मशीनरी ओपनिंग क्लोजिंग बता दी, फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया, इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया। क्या दे रखा है? सिर्फ कैश बुक का एनालिसिस दिया हुआ है, वो भी कंबाइंड कैश और बैंक। और नीचे कुछ एक एसेट और लाइबिलिटी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, और आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन 10% ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर और 800 अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। उस भाई का डाटा कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, और आपको इसको डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करके आपने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनानी है। जो आइटम आपके पास इनकम्प्लीट है, जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, उसको आपने बनाना है पूरा। अब जैसे आपने देख लिया होगा, इसके अंदर क्रेडिट सेल मिसिंग है शायद। ये देखो, कैश सेल्स तो है लेकिन क्रेडिट सेल नहीं है। अच्छा, कैश सेल्स है और डेटर से कितना मिला वो है, तो आइंग 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 डेटर्स ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, क्रेडिट सेल आ गई। अब क्रेडिट सेल किस लिए चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, सेल्स में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों चाहिए होते। बन गई बात? वेरी गुड, क्या बात है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। क्रेडिटर का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, पेमेंट टू क्रेडिटर है, क्रेडिट परचेज आ गई। क्वेश्चन में कैश परचेज दे रखी है शायद, ये देखो कैश परचेज टोटल करके आ जाएगी। बेटे मजे आ गए। अच्छा, इन्वेंट्री ओपनिंग है, क्लोजिंग है, परचेज है, सेल्स है, जीपी आ गया। जीपी आ गया, जीपी थले पाओ बीडी, ठीक।
उसके बाद पी एंड एल की आइटम, पी एंड एल के लिए क्या है मेरे पास, ये देखो डेप्रीशिएशन है, डाउटफुल डेट्स है, सैलरीज है, जनरल एक्सपेंस है, रेंट एंड टैक्सेस है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, नेट प्रॉफिट आ गया। अब क्या रहेगी, शेल एंड बीट, बैलेंस शीट। हाँ ठीक है, मैंने बताया था ना कुछ आते हैं हमारी बचपन से बिगड़ी हुई। हाँ जी, अब क्या है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर क्या आएगा, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग बैंक, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग मशीन, क्लोजिंग फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। कैपिटल नहीं दे रखी हो, ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर तो है, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो है आ जाएगा, हम निकाल लेंगे। एडिशनल कैपिटल भी है, ड्राइंग्स भी है, क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी है, ये रे ड्राइंग्स। ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग क्रेडिटर है, ओपनिंग कैश है, ओपनिंग मशीन है, ओपनिंग फर्नीचर है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग कैपिटल निकल जाए, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, आगे बात समझ में ना। तो इस तरह से डाटा पूरी तरह से बिखरा हुआ मिलेगा आपको, और जो चीज बस यही आगे जाकर भयानक रूप धारण करेगा, है यही। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, चलो लिखो भाई। यस, यस, आगे नोट्स में, हेलो, आगे नोट्स में रेड कलर से ये लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। हाँ वो हो गया ना, वहां कोई अलग बात तो नहीं लिखी हुई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, और फिर उसके बाद ये टेबल बना लेंगे आप। ये मैंने आपका स्टडी मटेरियल खोल रखा है, मैं ज्यादा छेड़खानी कर नहीं रहा चीजों के साथ। टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, प्योर सिंगल एंट्री, सिंपल सिंगल एंट्री और क्वासी सिंगल एंट्री। हाँ जी, नोट्स में लिखेंगे। इसका वैसे आज तक तो कोई यूज हुआ नहीं है टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री का, लेकिन कई बार क्या एग्जाम में यूं आ जाए, डिफाइन काशी सिंगल एंट्री, आपको काशी कौन सी, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ा हुआ हो तो ठीक रहता है। कभी 2 नंबर का 4 नंबर का कोई थ्योरेटिकल कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि उन्होंने तो ये देखना है कि तुम्हें आता क्या नहीं। ऐसी चीज लिख लेंगे। प्योर सिंगल एंट्री में खाली पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं। सिंपल सिंगल एंट्री में पर्सनल अकाउंट और कैश बुक, और क्वासी के अंदर पर्सनल अकाउंट, कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स, कुछ सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन की जाती है।
डन। ठीक है, ये कोई ज़्यादा यूजफुल चीज़ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम के अंदर कई बार थ्योरेटिकल कुछ भी, अच्छा कई बार ऐसे पंगे ले सकता है, 16 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया प्रैक्टिकल, 4 नंबर का ये पूछ लिया डिफाइंड टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, अब पता है नहीं, तो 20 नंबर का काम खराब हो गया ना, एक तरह पूरा क्वेश्चन स्किप हो जाता है हमारा। सुनिए भाई, ऐसा है, ये वैसे तो इसके बारे में यही है, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं। ये देखो जरा, इन्होंने ये लिखा है, देखना टाइप्स में, प्योर सिंगल एंट्री इन दिस ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड विद द रिजल्ट दैट नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, sales and purchase etc. In view of its failure to provide even the basic information regarding cash etc. This method exists only on paper and has no practical application. कहता है एक छोटी सी इत्तू सी इन्फॉर्मेशन दी है इसने पर्सनल अकाउंट के बारे में, कैश की, परचेज की, सेल्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए सिर्फ हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, बाकी इसका कोई यूज नहीं है, प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है इसको, आप वैसे ही कभी चलते फिरते एसएम से देख लेना विषय। सिंपल, इन दिस ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन। अब इसमें क्या रह गया, परचेज सेल। उसमें पहले वाले में क्या था, खाली पर्सनल अकाउंट थे, कैश बुक नहीं थी, परचेज सेल नहीं थी। इसमें पर्सनल अकाउंट है और कैश बुक है। ऑल्दो दीज अकाउंट्स आर केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, हालांकि ये डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन किए जाते हैं। पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक आर मेड ओनली टू पर्सनल अकाउंट्स लॉज। अब कहता है कैश बुक से जो पोस्टिंग होती है, याद आ रहा है क्या कुछ, कैश बुक से जो पोस्टिंग होती है कुछ, मैंने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में आपको ये सिखाया था। ये कैश बुक है जी, इस कैश बुक में टू बैलेंस बीडी 10,000, टू राम 5,000, टू रेंट 3,000, बाय सीता 4,000, बाय सैलरी 1,000, बाय बैलेंस सीडी नहीं, बाय कमीशन और लिख दो 1,500, बाय बैलेंस सीडी कितना हो गया, हाँ जी 11,500, ये लो जी। ठीक है, अब क्या होता है, आप कैश बुक से पोस्टिंग करते थे, तो कैश बुक से पोस्टिंग करते हो तो राम में क्या, बाय कैश, रेंट में क्या, बाय कैश, और सीता में टू कैश, टू कैश। याद आ रहा है क्या कुछ, सैलरी में टू कैश, टू कैश, कमीशन में टू कैश, कितना 1,500। अच्छा यही है, सैलरी में 1,000 है, सॉरी सैलरी में 1,000 है और कमीशन में 1,500, सैलरी में 1,000 और कमीशन में 1,500, ये लो। कैश बुक से लेजर पोस्टिंग कुछ ऐसी होती है, वैसे मैंने याद दिला दिया आपको कि कैश बुक के चैप्टर में हम +1 में और सी फाउंडेशन में ऐसे पढ़ते हैं। तो ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाह रहा है कि हम एक तो पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं और कैश बुक मेंटेन, सॉरी ऊपर चले गए, एक पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैश बुक मेंटेन करते हैं। ऑल्दो दीज अकाउंट्स आर kept on the basis of double entry, posting from cash book are made only to personal accounts and no other account is to be found in ledger. देखो इसका मतलब ये हुआ, कमीशन अकाउंट नहीं बनता, सैलरी अकाउंट नहीं बनता, सीता अकाउंट बनेगा, राम अकाउंट बनेगा, रेंट अकाउंट नहीं बनता। कहता है खाली पर्सनल अकाउंट की पोस्टिंग होती है। क्यों, पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं और कैश बुक मेंटेन की जाती है, तो कैश बुक से पोस्टिंग सिर्फ पर्सनल अकाउंट में आएगी। चलो जी, तो भाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और कैश पेड टू क्रेडिटर इज सिंपली नोटेड ऑन द बिल्स इशूड और रिसीव्ड एज द केस मे बी। ठीक है जी, डेटर और क्रेडिटर की जो रिसीव्ड पेमेंट है, जो बिल काटे जाते हैं, उसके बिहाफ पर हम एंट्री कर देते हैं। ओके, क्वासी का मतलब हो गया कंप्लीट। पर्सनल अकाउंट्स, कैश बुक एंड सम सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन्ड। सम सब्सिडरीज जैसी जरूरत है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR, BP, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, इनमें से जिन जिन की जरूरत पड़ेगी वो एंट्री होती जाएगी। ठीक है, द मेन सब्सिडरी बुक्स केप्ट अंडर दिस सिस्टम आर सेल्स बुक, परचेज बुक एंड बिल्स बुक।
बीपी और बीआर बुक. नो सेपरेट रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड फॉर डिस्काउंट विच आर एंटर्ड इनटू द पर्सनल अकाउंट्स. कहते हैं डिस्काउंट अकाउंट अलग से मेंटेन नहीं होता, पर्सनल अकाउंट में लिख देते हैं बाय कैश, बाय डिस्काउंट, टू कैश, टू डिस्काउंट, इस तरह से करके. इन एडिशन सम स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन, स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई, कुछ बिखरी हुई इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ यू important items of expense like wages, rent, etc. In fact, this is the method which is generally adopted as substitute for the double entry system. कहता है थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी, भाई ठीक है, मान लो आप यूं समझ लो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, ये आर्ट्स बैकग्राउंड से हो गया, ये साइंस बैकग्राउंड से हो गया, और ये कॉमर्स बैकग्राउंड से हो गया, जिसने ठीक ठाक ढंग से काम कर रखा है, परफेक्ट ढंग से नहीं कर रखा. और परफेक्ट ढंग से जिसने कर रखा है वो क्या बनेगा, तो उसके पास ये तीसरे मेथड से लेके आएगा. बात समझ आ गई. तो आपके जितने भी दोस्त थे जिन्होंने आर्ट्स ले ली वो इस तरह से डाटा तैयार करके लाएंगे, जिन्होंने साइंस ले ली वो थोड़ा सा ठीक ठाक से कर लाएंगे, जिन्होंने कॉमर्स ले ली वो इस तरीके से करके लाएंगे. आ गई बात समझे? ठीक है जी. तो इसको आपको कुछ ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है. अगर एग्जाम के अंदर आ जाए तो बस इस तरह से लिखा ना कि ये आर्ट्स वाला है, ये कॉमर्स वाला है, ये साइंस वाला है. ठीक है. हाँ लो जी, चलिए ये हो गया टाइप्स ऑफ. हाँ जी, मेथड्स to know performance of business. First method, ascertainment of profits by capital comparison. Capital comparison. This method is also known as net worth method or statement of affairs method. Statement of affairs method. आपके लास्ट वाला नाम ही पसंद आएगा. लो जी, नेट वर्थ मेथड या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ये लीजिए. कुछ फॉर्मेलिटीज, मतलब ये चैप्टर अब तक तो शायद मैं वो क्वेश्चन भी करवा चुका होता प्रैक्टिकली आपको, लेकिन आपके एसएम से कुछ फॉर्मेलिटीज मुझे करनी पड़ती है कि कल को वो कुछ ऐसी बात ना पूछ ले जो पूरा चैप्टर आता हो लेकिन वो बात ना आती हो. तो इसलिए मैं कुछ फॉर्मल सी चीजें नोट करवा रहा हूं, फिर हम अपने पुराने स्टाइल में आ जाएंगे. लो जी, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. We will discuss this method in details after second method. लो जी,
बड़ी जाती होती है दुनिया में इस तरह की ना, भाई फर्स्ट मेथड फर्स्ट में क्यों आता है, कभी सेकंड में भी आना चाहिए और सेकंड कभी फर्स्ट में भी आना चाहिए। तो मैं ना ऐसे चांस देता रहता हूँ सबको। तो मैंने कहा भी मेरा जो सेकंड मेथड है वो फर्स्ट मेथड है और मेरा जो फर्स्ट मेथड है वो सेकंड मेथड है, ठीक है। हाँ, लो जी, ये मैंने उसके बाद शुरू किया। तो मेरा दोस्त की ना ट्रेन छूट गई थी, उसकी लास्ट डिब्बे में रिजर्वेशन थी, वो भागता भागता लास्ट डिब्बे तक पहुंचा, वो ट्रेन छूट गई। बोला क्या यार, ये किसी भी ट्रेन में ना आखिरी डिब्बा नहीं होना चाहिए, वो तो कहीं बीच में लगा दो यार। तो मुझे भी लगा कि फर्स्ट मेथड कभी सेकंड भी होना चाहिए, सेकंड मेथड फर्स्ट भी होना चाहिए। Yes, done. Yes. मेथड 2, आप एक काम करेंगे, यहां बीच में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये टाइप्स के यहां से, ये आपके मेथड्स थे। मेथड्स के अंदर ये आपका फर्स्ट मेथड है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ये मैंने बताया आपको कि भाई ने कहा यार पिछले साल 10 लगाए थे, इस बार 15 हो गए, पता नहीं कैसे। तो आपने कहा नालायक 5 लाख रुपए कमा लिए तूने, ठीक है। तो ये है कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें एक बैलेंस शीट बनती है ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, वो उसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं। लेकिन इसके बारे में हम लास्ट के अंदर ही पढ़ेंगे, चैप्टर के एंड में। ये चैप्टर शुरू के अंदर है ना, ये मेथड शुरू में बोर कर देगा आपको। हम पहले वो ट्रेडिंग P&L वाली बड़ी रोमांटिक सी चीजें पढ़ते हैं जो हम पढ़ते आए हैं पहले से, +1 से, फाउंडेशन से, उससे आपका इंटरेस्ट अच्छा समझ जाएगा। अच्छा, मेजोरिटी क्वेश्चन आते भी उसके हैं, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खास नहीं है। चलिए, जो कि निकलते नहीं एग्जाम में। लो जी, एक है फाइनल अकाउंट्स मेथड। यस, मेथड 1 is applicable where we have information regarding capitals, that is opening and closing, drawings and additional capital or capital withdrawn during the year. But when it is possible to find some additional informations like expense, incomes, purchase, sales, assets and liabilities, etc. Assets and liabilities, etc. फाइनल अकाउंट्स मेथड
इज अडॉप्टेड। लेकिन कैपिटल के अलावा जब आपके पास और भी इंफॉर्मेशन होना तो हम फाइनल अकाउंट्स मेथड को अडॉप्ट करते हैं। क्या है, आपके दोस्त ने कहा कि भाई देख, डिटेल्स के नाम पर मेरे पास सिर्फ दो ही बात है, साल के शुरू में इतनी कैपिटल थी, साल के एंड में इतनी कैपिटल है। तो आपने कहा यार भाई कुछ तो बता, कुछ थोड़ी सी और डिटेल बता। बोले अच्छा मैं बताऊं तेरे को, मैं ना साल में 50,000 रुपये और घर से लाया था, लगा दिए इसके अंदर। बोले अच्छा थोड़ी सी और बता यार। बोला फिर वो 50,000 रुपये वो तेरी भाभी के अकाउंट से लाया था मैं, वो बीच में पैसों की ज़रूरत थी, फिर उसके बाद है ना उसने कहा चलो ज़रूरत है तो कोई बात नहीं ले जाओ, एक ही बात है। लेकिन बाद में 6 महीने बाद 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद ली उसने, वो पैसे बिजनेस से निकाले जैसे। तो अच्छा यार और बता। बोले और यार घर की बातें हैं, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। बोले नहीं बिजनेस की बात बता। तो बिजनेस में उसने यही बताया, मैंने यार एक बार दोस्तों को बर्थडे पे पार्टी दी थी, उसको घर पे बहुत कांस हुई थी, 5,000 रुपये उसके लगा ले यार। तो बोला ठीक है। तो बोला ये बड़ी याद रही तेरे को? बोले हाँ यार, छज्जे पर सोना पड़ता है ना फिर कई बार, तो इस तरह की बातें याद रह जाती है। बोले ठीक है भाई। और 5,000 रुपये ड्रॉइंग्स हो गए, ये एडिशनल कैपिटल होगी, ये इंट्रोडक्शन होगी, ये ओपनिंग होगी, ये क्लोजिंग होगी, और खर्चे वर्चे। बोले बाकी आप टेंशन नहीं लेते यार, खर्चे वर्चे होते हैं फिर बिजनेस करेंगे तो होंगे ही, डिटेल क्या रखनी है उनकी। बोले वाह यार तू तो बाबा बन जा, है सब माया है, कुछ और बातें याद है। बोले नहीं भाई देख इतनी है, पूरा दम लगा के इतना ही कर सकता हूं मैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आप फर्स्ट मेथड लगाते हैं। आपको पता है इक्वेशन, ओपनिंग कैपिटल एड एडिशनल कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स लेस कैपिटल विड्रॉन इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। और नेट प्रॉफिट को एक्स मान लो तो आ गया, बस जो चीज मिसिंग है उसको एक्स मान लिया, ठीक है भाई। दूसरा जो दोस्त जो डिटेल ज्यादा मेंटेन करता है, उसने आपको चलो ओपनिंग कैपिटल बता दी तो ठीक है, नहीं बताई तो आप निकाल लोगे, लेकिन डिटेल खूब बताई उसने, ओपनिंग एसेट लायबिलिटी, ड्रॉइंग्स, खर्चे, इनकम, खरीदा बेचा, बहुत सारी बातें बताई आपको। तो आपने कहा अच्छा यार तू ट्रायल बैलेंस बनाई नहीं तूने? बोले वो क्या होती है? बस यही अटकी उसकी सुई, बाकी सारी डिटेल है उसके पास, बहुत बड़ी बड़ी डिटेल है उसके पास, बस आपको ट्रायल बैलेंस बनाकर नहीं दे रखी। और आप क्या करेंगे, जस्ट वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना उन सब से आप क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद तो फिर आप फट्टे चक देंगे, आप बना ही देंगे फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब कुछ बनाना आता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपके पास क्लोजिंग डेटर्स होने चाहिए, क्लोजिंग क्रेडिटर होने चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए। और उन वो इंफॉर्मेशन जो नहीं है उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। जैसे मान लो क्लोजिंग डेटर्स ही नहीं दिए हुए हैं, लेकिन डेटर्स की सारी इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग है, क्रेडिट सेल है, सेल रिटर्न है, कैश रिसीव्ड है, बेड डेट्स हैं, सारी चीजें दे रखी है, बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे क्लोजिंग डेटर्स, ऐसे क्रेडिटर भी आ जाएंगे, ऐसे कैश भी आ जाएगा, ऐसे बैंक भी आ जाएगा, यूं करके आप सारी चीजें कर सकते हैं। ये काम तो किया जा सकता है एटलीस्ट। तो जब इतनी सारी डिटेल्स अवेलेबल होगी तब आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे, बिल्कुल ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट ये बनाना होगा फिर आपको, ठीक है ना। तो उसके लिए हम ये सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा लेंथी भी है, डोमिनेट यही मेथड करता है चैप्टर के अंदर, तो इसलिए मैंने पहले इसको करवाया, वो मैं बाद में करवा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए तो
मैंने क्या लिखा, मेथड 1 इज एप्लीकेबल वेयर वी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैपिटल ड्रॉइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, बट व्हेन इट इज पॉसिबल टू फाइंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक एक्सपेंस, इनकम्स, परचेज, सेल, एसेट्स, लायबिलिटी एक्सेट्रा, फाइनल अकाउंट्स मेथड इज अडॉप्टेड. लो जी, following procedure is followed. Format नहीं, एक मिनट. Following procedure is followed. Following accounts are to prepare. Number 1, trading account. For gross profit or gross loss, profit and loss account. For net profit or net loss. और नंबर 3, बैलेंस शीट. ठीक है, बैलेंस शीट अकाउंट्स नहीं है. ठीक है, तो अकाउंट्स यूं समझ लो कि आप ट्रेडिंग P&L के यूज किया गया, बैलेंस शीट तो शीट है. हाँ जी, बट फॉलोइंग वर्किंग इज required to find some missing items. Missing items required for trading and P&L account, एंड बैलेंस शीट. लेकिन ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमें इन चीजों की और जरूरत होती है. हेलो, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है और उसके लिए हमें ये वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं जी. चलिए, नंबर वन, डेटर्स अकाउंट. टू फाइंड ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स और क्रेडिट सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. लो जी, नंबर 2, बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट टू फाइंड opening or closing BR collected from debtors, cash collected from debtors, etc. भाई डेटर्स अकाउंट बनाया जाता है
जिससे ओपनिंग या क्लोजिंग डेटर्स या क्रेडिट सेल या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स पता लग सके। बीआर अकाउंट बनाया जाता है, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग बीआर या कलेक्शन फ्रॉम बीआर या डेटर से बीआर कितना मिला, ये सब जानने के लिए। नंबर 3, क्रेडिटर्स अकाउंट टू फाइंड ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्रेडिट परचेज और कैश पेड टू क्रेडिटर्स। नंबर 4 आप बता सकते हैं कौन सा बनाऊंगा मैं? बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, डेटर्स और बीआर का जोड़ा रहेगा और क्रेडिटर और बीपी का जोड़ा रहेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो जब भी आप डेटर्स अकाउंट के बारे में बात करेंगे तो बीआर अकाउंट के बारे में जरूर सोचेंगे कि यार कुछ छिपा हुआ तो नहीं है बीआर के अंदर। ये लो, मैं जोड़ा बना देता हूं, ये लो। और इन दोनों का है। सर। हाँ जी सर। सर आपने सेकंड पॉइंट में बिल रिसीवेबल अकाउंट में लिखा है सर, बिल कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, या हाँ। बिल ड्रॉन नहीं आएगा सर, बिल ड्रॉन ऑन डेटर्स। हाँ, वो एक ही बात है। आपने बिल लिखा, फिर उसने साइन किया, फिर आपको दे दिए। बीआर कलेक्टेड, ना कि कैश कलेक्टेड, बिल। ठीक है, पहले आप उसे देते हो, भाई तुम साइन करोगे या नहीं, उसने कर दिया, वो ले ले। ये कोई दीवार फिल्म थोड़ी है, साइन कर दिया उसने। बिल्स पेबल्स अकाउंट टू फाइंड ओपनिंग और क्लोजिंग बीपी और बीपी एक्सेप्टेड। आप लोगों को थोड़ी सी कहीं भी कुछ भी अनकंफर्टेबल लगे तो मेरे भक्त मत बना करो, मैंने बोला भी है। आपको लगे हाँ ड्रोन ऑन लो, ठीक है ना। ये काम तो वो है जो आपको करना चाहिए, नोट्स बनाना, वो मैं करवा रहा हूं। आप अपनी मॉडिफिकेशन कर लो अपनी समझ के लिए, कोई टेंशन नहीं है वही जो आप बोल रहे हो, ये कंफर्म कर लिया करो। बिल्स एक्सेप्टेड टू क्रेडिटर्स और बिल्स पेड टू बिल्स पेड एक्सेट्रा। लॉजिक। हेलो, डेटर्स अकाउंट, बीआर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बीपी अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टू फाइंड
to find opening or closing balance, opening or closing balance, or assets sold or purchased during the year, or डेप्रीशिएशन चार्ज्ड। ठीक है जी, इसके लिए हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते हैं। सिक्स्थ, कैश बुक टू फाइंड ओपनिंग और क्लोजिंग कैश और बैंक और both in double column, or cash collected from debtors or cash paid to creditors or cash sales purchase additional capital introduced or capital withdrawn etc। लो जी, कैश बुक बनाएंगे, ओपनिंग कैश या बैंक या दोनों मिसिंग है, या क्लोजिंग कैश बैंक मिसिंग है, या डेटर से कलेक्शन या क्रेडिटर्स को पेमेंट, या एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन, ये सब बातें आपको कैश बुक से पता चलेगी। हाँ जी, नोट सर, कैश हाँ और जी, बैंक अकाउंट अगर साथ में बनाएंगे कैश बुक के अंदर, वो तो सर ट्रिपल, दोबारा बोलो। कैश और बैंक अकाउंट साथ में बनाएंगे हाँ, तो सर बैंक में तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं हो जाएगी? नहीं, वो ट्रिपल कॉलम तो डिस्काउंट के केस में होती है ना। कैश और बैंक तो डबल कॉलम ही आएगी। अगर मान लो कैश और बैंक बनाओगे तो डबल कॉलम है, डिस्काउंट और आने पर ट्रिपल कॉलम हो जाती है। ठीक है ना? हाँ जी। और तीसरा, ये तो यार बताए फॉर्मल से नोट्स हैं, जब आप रिवीजन करो ना तो उस टाइम बस आपको एक बार, हाँ भाई क्या था यार चैप्टर में, हे भगवान क्या हो गया, सिंगल एंट्री क्या, मैं सिंगल नहीं, सिंगल एंट्री क्या, डबल डबल में डबल सिंगल, ओहो कहाँ से शुरू करूं। तो फिर तब आपको एकदम से ये बाबा सुरेंद्र नाथ के ये जो विभूत है ये आपको तैयार मिलेगी, और आपको फिर उसके बाद मोक्ष, हाँ कृपा नहीं शुरू हो जाएगी। यस राइट, फ्रॉम लेफ्ट साइड। हाँ जी, तो नोट, प्रिपरेशन ऑफ सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक डिपेंड्स ऑन, प्रिपरेशन ऑफ सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशंस अवेलेबल इन द क्वेश्चन। हाँ जी, प्रिपरेशन ऑफ सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द क्वेश्चन। अच्छा एक बात सुनो, अब जैसे क्या है, अगर आपको याद हो कुछ, वैसे मैंने तो खैर बहुत सारी वैरायटी करवाई थी आपको एनपीओ के अंदर, लेकिन एनपीओ को छोड़ भी दें। अब क्वेश्चन वाला तो कह रहा है फॉलोइंग आर द रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, कहता है ये रिसिप्ट है, डेटर से ये मिला, इससे ये मिला, इससे ये मिला, इससे ये मिला, फॉलोइंग आर द पेमेंट्स, इसको ये दिया उसको। अच्छा बता पट्टे ने रखा नहीं कि कैश में दिया या बैंक में दिया, लेकिन ऊपर कह रहा है ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक, नीचे कह रहा है क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक मिसिंग। इंफॉर्मेशन जो रिसिप्ट और पेमेंट की है वो सारी की सारी कलेक्टिव है, सारी की सारी कंबाइंड है, सेपरेट करके नहीं दिया हुआ। बताओ बना सकते हो क्या डबल कॉलम कैश बुक? बना ही नहीं सकते। टू बैलेंस बीडी कैश इतना, बैंक इतना, रिसिप्ट पेमेंट और क्लोजिंग कैश दे रखा है, बैलेंसिंग फिगर बैंक आ जाएगा। डबल कॉलम कैश बुक तो नहीं बन सकती ना। और अगर वो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहा है
कि हाँ यार ये कैश वाली, ये बैंक वाली है, ये वाली है, वो वाली, इस तरह से करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप आराम से बना लोगे। तो ये मैंने लिखा है कि ये फैसला कैसे होगा कि डबल कॉलम कैश बुक बनानी है या सिंगल कॉलम, ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो किस तरह की है। समझ आ रही है बात? ठीक है, चलिए। उसके बाद नंबर 7, ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके बाद 7th में ए, एक्सपेंस अकाउंट। कुछ याद आया? एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। एक एक्सपेंस अकाउंट हम बनाते हैं इंक्लूडिंग प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। आप एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते थे तो जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन सारा इंक्लूड होता था। और कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी ने नहीं भी कर रखा है तो मैं आपको इसके अंदर इस तरह से बताऊंगा कि आपको समझ आ जाएगा। अभी तो नहीं, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। आपको पता है ना आप यहां क्या लिखते हो? टू प्रीपेड एक्सपेंस, जो साल के शुरू में, बाय प्रीपेड एक्सपेंस, इसका डेबिट बैलेंस होता है ना, जो साल के एंड में, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो साल के शुरू में, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो साल के एंड में, टू कैश या बैंक, टोटल पेड ड्यूरिंग ईयर, और बाय P&L अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। समझ रहे हो बात को? ऐसे ऐसे कुछ एक्सपेंस अकाउंट बनता था। इसका इन सब का मैं फॉर्मेट बनाने वाला था, लेकिन ये फॉर्मेट मैंने पहले बना दिया एक बार कि कहीं दिमाग में ये रहना जाए यार एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनाते थे, तो बीच में डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए मैंने शुरू में बना दिया एक्सपेंस अकाउंट। यस, आप इनकम अकाउंट भी बनाते थे, इनकम्स अकाउंट, इंक्लूडिंग अर्न्ड एंड अनअर्न्ड इनकम। अच्छा ध्यान रहे, मुझे थोड़ा बीच में एक आधा क्वेश्चन करवाने के बाद बीच में ध्यान दिलवा देना कि सर ये एक बार दोबारा समझा दो क्या था, हमारे को याद नहीं है एनपीओ में क्या हुआ, या हमने बनाया नहीं, हमने एनपीओ में प्लस माइनस किया था। एक वो प्रोविजन वाली एंट्री और एक ये मैं दोबारा समझा दूंगा भाई, रिवाइज करवा दूंगा सारा, ठीक है ना। कुछ बच्चे थोड़ा लेट सीरियस होते हैं तो उनको मैं पहले फिर इसके बाद बता दूं। टू, अक्रूड इनकम, पिछले साल कमा कितनी थी, ओपनिंग बैलेंस है ना, कमाई कितनी लेकिन मिली नहीं, अक्रूड इनकम। और इस साल के एंड में बाय अक्रूड इनकम। साल के एंड में कमा कितना लिया लेकिन उसमें से मिला कितना नहीं, क्लोजिंग।
बाय अनअर्न्ड इनकम। पिछले साल एडवांस कितना मिला था? ओपनिंग बैलेंस टू अनअर्न्ड इनकम, इस साल एडवांस कितना मिला? बाय कैश या बैंक, रिसिप्ट ड्यूरिंग ईयर, साल के दौरान मिली कितनी, और इसको हम कहां दिखाते हैं? पी एंड एल के अंदर, बैलेंसिंग फिगर। आ गया ध्यान सब कुछ? कोई दिक्कत नहीं है, ये नोट्स बना रहे हैं हम, क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान आ जाएगा सब कुछ। लो जी, और लास्ट में ये कौन से नंबर का था भाई? 7, 8 क्या बनती है? ओपनिंग शेल एम्बिट, ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल इफ नॉट गिवन। ओपनिंग बैलेंस शीट और बनती है। तो आपको ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट तक पहुंचने से पहले ये 8 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे बॉस। डेटर्स, बीआर, क्रेडिटर्स, बीपी, ठीक है, कैश बुक, फिक्स्ड एसेट्स, इनकम, एक्सपेंस और ओपनिंग बैलेंस शीट। इनकी इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड मिलेगी आपको और आपको बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में लेकर आना है। Done? Yes. Formats. Trading and profit and loss account or balance sheet. Same as done in previous class या क्लासेस। ठीक है, जहां भी आपने पढ़ रखा है इनके फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, वही है जो आप पढ़ते आए हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, परचेज, वेजेस, जीपी, एनपी, सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। यस, और अब जरा ध्यान देना, कोशिश करें डेटर्स अकाउंट और बीआर अकाउंट एक पेज पर आ जाए, क्रेडिटर्स अकाउंट और बीपी अकाउंट एक पेज पर आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो बेटर है, फिर भी आपका कोई बड़ा नुकसान होता हो तो देख लो आप लोग। ठीक है, मैं डेटर और बीआर अकाउंट इकट्ठा समझाना चाहता हूं और क्रेडिटर और बीपी अकाउंट इकट्ठा समझाना चाहता हूं कि ये दोनों आपस में कैसे एक दूसरे की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है जी, चलिए गुड। हाँ जी, टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट,
डेबिट क्रेडिट, आपको पता है डेटर हमारी एसेट है और जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। पर्टिकुलर्स रुपीस और पर्टिकुलर्स और रुपीस टू बैलेंस बीडी ओपनिंग। सिक्सटी 40 के रेशियो में बांट सकते हैं आप। डेटर्स अकाउंट को 60% दे दें और बीआर अकाउंट को 40% पार्ट। बाय बैलेंस सीडी, आवाज नहीं, क्लोजिंग। बाय कैश या बैंक कलेक्टेड टू सेल्स क्रेडिट सेल्स। और ये पता है कौन सी होती है? ग्रॉस। ये ध्यान रखना भी, ये ग्रॉस सेल होती है। ये कई बार बच्चे सोचते हैं नेट है ये, और बहुत बड़ी गलती हो जाती है। पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है एक चीज के ऊपर। और ईगोला, ईगोला, ईगोला और ईगोला और here is a note. ईगोला मीन्स बैलेंसिंग फिगर। जनरली ये चार आइटम में से कोई एक आइटम मिसिंग होती है और वो बैलेंसिंग फिगर में निकल जाती है। इसके अलावा तुम्हें जो भी दे रखा हो वो सारा बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय बेड डेट्स, टू कैश या बैंक। जनरली इसमें चेक डिसोनर होता है। डेटर से जब हमें पैसा मिलता है तो डेटर्स डिक्रीज होते हैं और मिला हुआ चेक डिसोनर हो जाए तो डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं। यस, ये देखिए। और कैश भी रिफंड हो जाती है कई बार, कटे फटे नोट आ जाते हैं कई बार, तो आपने कैश रिफंड कर दी। बाय सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल, आउट ऑफ क्रेडिट सेल। बाय बीआर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर से बीआर मिला जी और टू बीआर क्या हो गए? डिसऑनर्ड। आपके डेटर्स के साथ तो ओरल रिलेशन होते हैं ना कि ठीक है यार पैसे कब देगा, बोले 2 महीने बाद, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 2 महीने बाद कर दूंगा पेमेंट, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बीआर के साथ रिटर्न एग्रीमेंट होता है। तो डेटर्स उधार माल बेचा तो यहां और उससे बीआर मिल गए तो यहां डेटर्स डिक्रीज हो गए और बीआर इंक्रीज हो गए। लेकिन जब ड्यू डेट पर वो पेमेंट कर दे तो बात खत्म, फिर वो सिंपल क्या बन गया आपका? सिंपल डेटर बन गया। अच्छा ध्यान दो, कई बच्चे सोचते हैं, देखो बात सुनो, मैंने पहले तुम्हें उधार माल बेचा, फिर कुछ लोगों की असलियत सामने आई कि ये लोग पैसा लेट करते हैं, तो मैंने कहा भाई या तो पैसे अभी दो और या फिर बीआर एक्सेप्ट करके दो। तो आपने क्या किया? बीआर एक्सेप्ट करके दे दिया। बीआर एक्सेप्ट करके दे दिया, आपने कहा 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, 2 महीने का टाइम हो गया। फिर मैं 2 महीने बाद जब आपके पास पेमेंट लेने के लिए गया तो आपने मना कर दिया। तो मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है बैड डेट्स हो गए। आपने कहा मैं पैसे नहीं देता, मैंने कहा ठीक है मैं भी नहीं लेता, जा। तो ये बैड डेट्स नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि बीआर डिसऑनर हुआ है और अब आप वापस मेरी डेटर्स की कैटेगरी में आ गए हैं। बस मैं तो क्या करूंगा, मैं कहूंगा तेरे को देख लूंगा। कहां? कोर्ट में देख लूंगा। तो मैं कोर्ट केस करूंगा।
तो मैंने आपको राइट ऑफ नहीं किया है, मैंने ये नहीं कहा कि बैड डेट्स हो गया। मैंने कहा देख ऐसा है, तू डेटर था, मेरे को डाउट था कि तू मना करेगा और अब मना कर रहा है, मैंने इसलिए लिखवाया था तेरे से कि कल को मैं मुकदमा डाल सकूं तेरे ऊपर। तो इसीलिए जब बीआर डिसऑनर होते हैं तो इसका मतलब बैड डेट्स नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है यस, इसका मतलब ये है कि मेरे डेटर्स की कैटेगरी में दोबारा आ गया है वो। हाँ, केस हार जाता हूं अब, तब वो बैड डेट्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, और कोई ऐसी बात देखो जरा। अच्छा एक बात बताओ जरा, ये नोट्स हैं, ये नंबर 1 था। नंबर 2, बैड डेट्स रिकवर्ड कहां आएंगे इसमें? बैड डेट्स रिकवर्ड, नो इफेक्ट ऑन डेटर्स, राइट। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहां आएंगे? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हाँ जी, बाय में आएंगे, नो इफेक्ट ऑन डेटर्स। अरे नलायको, इसकी एंट्री क्या होती है प्रोविजन बनाने की? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। भूल गए इतना जल्दी? अब बताओ डेटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा इसका? आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ये मैं करवाऊंगा आपको, दोबारा ध्यान रखना, और आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रोविजन की एंट्री होती है P&L टू प्रोविजन, ना कि प्रोविजन टू डेटर्स। डेटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, वो फाउंडेशन में होती थी जब तुम बताते थे, जब मैंने बता दिया तो एंट्री चेंज हो गई है। अब एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और इसका डेटर्स पे कोई लेना देना नहीं है। प्रोविजन जो है वो आपकी लायबिलिटी है, हमें अपनी एसेट को कंजर्वेटिव वैल्यू पे दिखाना होता है, इसलिए बैलेंस शीट में लेस करके दिखाते हैं रेदर देन लायबिलिटी साइड। अदरवाइज प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है? P&L टू प्रोविजन। अब कुछ बच्चों की नॉलेज में ये मामला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एडजस्टमेंट मैं आराम से दोबारा समझा दूंगा एक बार। लो जी, अब एक बार मैं इसको बीच में छोड़कर और मैं बीआर अकाउंट पर आता हूं जी। इसमें ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए अपने को, थोड़ा ही चाहिए। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, आपके पास जगह कम है तो आप सिंगल लाइन लगा लें, कोई ज्यादा टशन दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ ये देखो, ऐसे सिंगल लाइन लगा सकते हैं। डेबिट, क्रेडिट, रुपीस, रुपीस, भाई ये एसेट है, और ये भी जब इंक्रीज होती है तो डेबिट में और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में। शुरू में बीआर कितने थे लिख लो, शुरू में बीआर कितने थे ये लिख लो, और बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग में बीआर कितने थे ये लिख लो। फिर बीआर कलेक्ट हुए, कलेक्टेड ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे आ जाते हैं ना बीआर, कलेक्टेड ऑन मैच्योरिटी। लो जी, और जब बीआर डेटर से मिलते हैं तो एंट्री होती है बीआर टू डेटर्स, बीआर रिसीव्ड। डेटर से बीआर मिले जी, डेटर से बीआर मिले। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये पढ़ा है, जब आप डेटर्स को माल बेचते हैं तो एंट्री होती है डेटर्स टू सेल्स, फिर उससे बीआर मिलता है तो एंट्री क्या होती है? बीआर टू डेटर्स, और वो डिसोनर हो जाता है तो एंट्री होती है डेटर्स टू बीआर। ठीक है, हमारी बेसिक नॉलेज हमेशा कनेक्ट रहेगी इस चैप्टर से। पूरा चैप्टर अच्छे से करना है, किसी के बकावे में नहीं आना। कहीं कोई ज्ञान बांट दे कि ये वाला छोड़ दे, ये वाला कर ले, इससे 40 हो गए, इससे तेरे 50 हो गए, ये एग्जाम्शन आ गई काचे काट। ठीक है, पूरा चैप्टर करना है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर मेरा इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। आपको मैंने थोड़ा आसान चैप्टर करवाया, अब थोड़ा सा एडवांस है, अगला चैप्टर पूरा एडवांस है। तो जब तक आप अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे मेरे साथ साथ, तब तक कोई बात नहीं बनने वाली। हाँ जी सुनिए जरा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये डेटर्स से जो बीआर मिलता है, ये देखो, ये डेटर से जो बीआर मिलता है, ये आपस में यहां कनेक्टिविटी है इनकी, ये देखिए मिल गया आप। ये देखो, डेटर से बीआर मिला
तो एंट्री क्या होती है, BR टू डेटर्स। बस इसलिए कह रहा था मैं एरो लगाने के लिए कि अगर आप कर पाए तो ठीक है, बढ़िया रहेगा। जब आप डेटर्स को माल बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है, डेटर्स टू सेल्स। फिर उन डेटर्स के ऊपर आपको लगता है यार ये बंदे तो पैसा लेट करेंगे, तो एंट्री होती है BR टू डेटर्स। फिर अगर वो पैसे दे दें तो एंट्री होगी कैश टू BR, ना दें तो एंट्री होगी डेटर्स टू BR, और पैसे डूब जाए तो बैड डेट्स टू डेटर्स। ठीक है, ये हमारी लिंकअप होता है पूरा का पूरा। यस, अब क्या होता है, ये वाले डेटर्स जो हैं, ये वाले डेटर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसोनर। तो ये यहां आ गए, ठीक है, BR डिसोनर। और फिर ये यहां पर भी आएंगे जी, ये डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी आएंगे। ये देखिए यहां बाय डेटर्स अकाउंट डिसोनर्ड। लो जी, ये इनका लिंक है जी, डेटर्स का और BR का ये लिंक है। डेटर्स से जब BR मिलते हैं तो एंट्री होती है BR टू डेटर्स, ये पोस्टिंग होगी। फिर डिसोनर होते हैं तो डेटर्स टू BR। देख लिया सारा? हेलो, हाँ जी। उसके बाद क्या होता है, यस, बाय BR एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स। ओहो, ये रह गया एक काम, एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स, एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स। आपने अपने क्रेडिटर्स को BR एंडोर्स किए। अब ये क्या होता है, हाँ एक मिनट, एक बात लिखनी थी, बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, थैंक यू। बाय क्रेडिटर आएगा, सुनिए एक मिनट, चलो लिख लीजिए एक बार। हाँ, आपने अपने क्रेडिटर्स को BR एंडोर्स किए। BR एंडोर्स करने का मतलब होता है BR ट्रांसफर करना। जो मैं बोल रहा हूं, कोई और एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहिए तो लिख लेना। क्या हुआ, मैंने डेटर्स को माल बेचा जी, तो डेटर्स को माल बेचा तो एंट्री क्या हुई, डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स टू सेल्स। ओके, फिर आपने डेटर से BR लिया तो एंट्री क्या हो गई, BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। BR बढ़ गए और डेटर्स कम हो गए। अब किसी क्रेडिटर को मैंने पेमेंट करनी है, किसी क्रेडिटर को मैंने पेमेंट करनी है और मेरे पास पैसे है नहीं, और क्रेडिटर ने कहा नहीं मेरे को तो आज ही पैसे चाहिए, या मेरे को लिख कर दे। मैंने कहा हाँ ये दूसरी बात ठीक है, लिख कर दे, लिख कर दे देता हूं। बोले हाँ लिख के दे। फिर मैंने कहा यार लिख कर भी क्यों दे, लिखा लिखाया दे दूं। बोले हाँ ठीक है अभी चाहिए, मैं आया हूं ना, मैं तेरे को इतना टाइम भी नहीं दूंगा कि लिखे। मैंने कहा ये ले, लिखा हुआ पड़ा है। तो मैंने किसी डेटर का BR उसको ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा इस बंदे ने 2 महीने बाद मैंने पेमेंट लेनी है इस बंदे से, ये 20,000 रुपए का बिल है, मैंने 2 महीने बाद लेना है, और 2 महीने बाद मैंने तेरे को पेमेंट करनी है 20,000 रुपए की। तो ऐसा कर, ये BR तू ले ले और 2 महीने बाद डायरेक्ट इससे पैसे ले लियो। और उसने कहा अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मैंने कहा मेरी जिम्मेवारी। बात समझ आ गई? तो इसे बोलते हैं BR एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। लेकिन जब क्रेडिटर आपके पास आया और आपने पेमेंट करने से मना कर दिया तो क्रेडिटर वापस बढ़ गया, एंट्री क्या हो गई, टू क्रेडिटर, क्रेडिटर वापस बढ़ गया, एंट्री हो गई टू क्रेडिटर। कोई बच्चा अगर लिखना चाहे तो लिख लो, किसी को कॉम्प्लिकेटेड लगता हो। ये BR एंडोर्स टू क्रेडिटर्स की जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू BR। ओके, अब क्या हुआ, टाइम पर जब क्रेडिटर आया पेमेंट लेने के लिए, किसके पास, आपके पास नहीं आएगा, वो किसके पास जाएगा, उस डेटर के पास। उसके पास पैसे लेने के लिए गया। ये देखो, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी आप हो, आपको BR मिला, BR टू डेटर्स, और ये मिस्टर सी आपका क्रेडिटर है, तो आपने BR इसको दे दिया तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स टू BR।
और पेमेंट लेने के लिए जब इसने पेमेंट देने के लिए आया ये, तो फिर क्या हुआ, एक मिनट, इसके बुक में नहीं, इसकी बुक में नहीं कर रहा मैं इसकी बुक में कर रहा हूं, क्रेडिटर्स टू BR। और जब ये बंदा इसे पेमेंट लेने के लिए गया तो इसने पेमेंट देने से मना कर दिया। अब क्या हुआ, हाँ बिल्कुल, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि BR तो आया और गया, खत्म हो गई बात। आपके क्रेडिटर्स वापस इंक्रीज हो गए और डेटर्स वापस इंक्रीज हो गए। एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बात समझ आ गई? पहले डेटर को माल बेचा, डेटर्स टू BR, फिर उससे BR मिला, डेटर्स टू सेल्स, सॉरी, डेटर्स को जब माल बेचा एंट्री क्या होगी, डेटर्स टू सेल्स, उससे BR मिला तो एंट्री क्या होगी, BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, फिर वो BR आपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स टू BR, फिर उस क्रेडिटर को डेटर ने थप्पड़ मारा, एंट्री क्या होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बात समझ आ गई? ठीक है, चलो। कुछ बातें मैं लिखवा नहीं रहा, बचकानी सी बातें हैं, लेकिन किसी बच्चे को लगे कि हाँ मैं तो अभी बचपन में ही हूं, तो वो नोट करता रहे। ठीक है, हाँ जी, चलिए। अब क्या है, इसका मतलब ये वाले जब डिसोनर हो जाएंगे, ये एंडोर्स किए हुए BR जब डिसोनर हो जाएंगे, तब आप एंट्री करेंगे डेटर टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर्स, एंडोर्स्ड BR डिसोनर्ड, एंडोर्स्ड BR डिसोनर्ड। डन? हो गया जी? चलिए, ये लीजिए, अच्छा, और कोई ऐसी चीजें जैसे BR रिबेट वाला, रिटायरिंग ए बिल अंडर ए रिबेट, तो कैश रिबेट टू BR, इस तरह से भी हो जाएगी। तो बाय रिबेट कर दूं यहां, बाय रिबेट, हाँ कैश तो ऊपर आएगी, रिटायर्ड बिल, ठीक है जी। हाँ, क्या हुआ? हाँ नहीं, वो नहीं आएगा ना, वो ध्यान करो, वो चला गया, वो यूजलेस हो गया ना। कहता है खुद का BP खुद के पास आ गया तो यूजलेस हो गया, पेपर बन गया ना, अब उसकी एंट्री नहीं होगी। तो गोला मीन्स बैलेंसिंग फिगर, जनरली ये बैलेंसिंग फिगर में आते हैं इसके, ठीक है ना। ये डेटर्स और BR की जोड़ी थी, और मैं आपको 2 मिनट के अंदर क्रेडिटर्स और BP की बता देता हूं, वो इसी से कंसर्न। लो जी, क्रेडिटर्स अकाउंट, लो जी, लो, ये लो क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग टू कैश या बैंक, पेड बाय बैंक, चेक डिसोनर्ड। और ऊपर जो बात अपन कर रहे थे उसमें एक एंट्री आई थी ना, एंडोर्स BR डिसोनर। पहले तो क्या था, क्रेडिटर को BR एंडोर्स किए, टू BR एंडोर्स्ड, और ये वाले BR जब डिसोनर हो जाए तो यहां क्या लिखेंगे, बाय डेटर्स, एंडोर्स्ड BR डिसोनर्ड। अच्छा, ऊपर सेल्स रिटर्न लिख दिया था क्या?
नहीं नहीं, डेटर्स में हाँ लिख दिया, ओके ठीक है। लो जी, टू बैलेंस सीडी बाय परचेजेस क्रेडिट टू परचेज। अच्छा ये ग्रोस होएगा, ये ग्रोस होगी, टू परचेज रिटर्न। बीपी एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड, क्रेडिटर डिक्रीज हो जाते हैं ना, इंक्रीज हो तो यहां और डिक्रीज हो तो यहां, टू बीपी एक्सेप्टेड। और बाय एक्सेप्ट किए हुए बीपी डिसोनर हो जाए तो बीपी टू क्रेडिटर, बीपी डिसोनर्ड। लो जी, मेरे ख्याल से मोटी मोटी बातें इसमें सारी हो गई। ई गोला ई गोला ई गोला ई गोला, ये तेरे को पिटेंगे बहुत। डिस्काउंट रिसीव्ड भाई, डिस्काउंट रिसीव्ड। लो जी, ये लो, ई गोला मीन्स बीपी भी लाइबिलिटी है, इंक्रीज तो यहां, डिक्रीज तो यहां। ओपनिंग टू कैश या बैंक, पेड बाय क्रेडिटर्स, बीपी एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड। ये देखो, ये मैंने यहां लिखा है बीपी एक्सेप्टेड। अरे ये देखो, बीपी एक्सेप्टेड यहां से उठाया, टू क्रेडिटर्स, बीपी डिसऑनर्ड, बीपी डिसऑनर्ड। एक बार गर्दन दे, ऊपर करना देख, हाँ ये यहां से हुआ। और क्या था बीपी, किसको, क्रेडिटर को एक्सेप्ट किया था आपने, बाय क्रेडिटर्स, नहीं वो एंडोर्स किए थे, क्रेडिटर्स टू, नहीं वो तो बीआर था यार, क्या था वो तो बीआर के मामले में था ना, हो गई बात। वो तो बीपी का कोई चक्कर नहीं है इसमें। और देखो बीपी के बारे में कोई बात रहती हो, क्लोजिंग लिख दूं बस, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग, नहीं और चीजें तो आ सकती है, बीपी रिन्यूड ये वो सब, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो वहां आ जाएगा सब। ये आउटलाइंस हैं। जनरली ये आइटम्स बैलेंसिंग फिगर में पूछी जाती है।